नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी पढ़ाई मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी तरफ से हम भी पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम दिया जाए। जितनी क्लासेज हम करंट अफेयर्स की फर्स्ट ग्रेड के लिए लगा सकेंगे, हमारी जो कोशिश रहेगी उतनी क्लासेज यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आज अपना जो इस फर्स्ट ग्रेड की क्लास के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार। देखो, अपन 3 क्लासों के अंदर पुरस्कारों को कंप्लीट करेंगे। अपन चाहते तो इसको एक क्लास के अंदर भी कर देते, लेकिन जितना अपन करेंगे उतना अपने को याद होना चाहिए। मेन उद्देश्य ये है क्लास का। अदरवाइज तो आपकी किताब में ये दे ही रखा है, जब अपने यहाँ उस हिसाब से ही पढ़ना है इसको, जैसे वहां दे रखा है फटाफट, तो वो तो आप भी पढ़ लेंगे। लेकिन ये होता है कई बार, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये होता है कि सामने यदि बोल रहे हैं, अपन उसको बार बार याद करवा रहे हैं तो अपने याद हो जाता है। और अपने भी इस क्लास का उद्देश्य यही है। तो इसलिए जो आज अपन पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, और इसके अंदर ये जो अपनी करंट अफेयर्स की किताब है नाथ पब्लिकेशन की, ऑपरेशन सिंदूर जहां लिखा हुआ है, इस किताब पर आधारित ये क्लास है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा हमें लग रहा हो तो हम और भी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब देखिए अपन इसको पढ़ेंगे कैसे, वो आप देखिए कि टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण पुरस्कार। मेन टॉपिक ये है महत्वपूर्ण पुरस्कार, और इसमें अपन 3 प्रकार के पुरस्कार पढ़ेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। वो 3 प्रकार के पुरुष कौन से होंगे, सॉरी पुरस्कार कौन से होंगे? एक आपके राष्ट्रीय पुरस्कार, जो अभी इस क्लास के अंदर अपन ले ही रहे हैं, भाई राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार। इसके अलावा एक अपन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक खेल पुरस्कार पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल पुरस्कार वाला पार्ट भी। अपन चाहते तो खेल पुरस्कार को खेल खिलाड़ियों वाले टॉपिक में शामिल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, खेल पुरस्कार है ये अपने अलग पढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और दे देता हूं कि जो अपनी ये किताब आई है उसके बाद का यदि कोई मैटर है तो वो मैटर आपको 10 जून तक है। 10 जून 2025 को, ये डेट ही मान लो आप, इस दिन आपको टेलीग्राम पे वो पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो वो सभी स्टूडेंट हैं वो इसको वहां से ले लेंगे। और भी कुछ हमें ऐसा महत्वपूर्ण लग रहा है, जैसे इस क्लासों के अंदर अपन कुछ चीजें और भी करवा रहे हैं, तो वो भी उसके अंदर भी ऐड कर देंगे, और वो जो एक्स्ट्रा होगा उसकी क्लास और ले लेंगे। बस ये तो हो, और क्या हो। तो अपन इस क्लास को अब शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पुरस्कार, और इस क्लास को अपन शुरू करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों को। यहां देखिए आप, जैसे ये आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें आज अपने को सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने हैं। तो हम यहां इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को शुरू करेंगे। जैसे यहां पर ये दे रखे हैं आपके राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार, यहां पे देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जहां प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, वो आपका है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2025, इनकी अपन यहां पे इसके अंदर बात करेंगे। देखिए, एक तो यह है कि यदि ये पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो भारत रत्न है। उसके बाद 2 3 4 नंबर पे जो कैटेगरी या जिनका नंबर आता है, वो इन पद्म पुरस्कारों के अंदर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इनका नंबर आता है।
तो देखिए इसके अंदर देखिए इधर एक पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी भी। और उसके बाद में जो आपके पद्म पुरस्कार हैं, और इन पद्म पुरस्कारों की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी हैं। इसमें से एक है आपका पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद है पद्म भूषण, और उसके बाद में है पद्मश्री। पद्मश्री ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये आपका पद्म भूषण है, ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और पद्मश्री है, ये आपका चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये इनका क्रम रहता है इन चारों पुरस्कारों का। यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले पद्म पुरस्कारों की। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, क्योंकि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो क्या है, एक नंबर पे तो भारत रत्न है, उसके बाद में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये पद्म पुरस्कार ही है। इनकी फिर बाद में ये कैटेगरी है जो कि आपको 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण, और एक है पद्मश्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जबकि पद्म भूषण है ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री है वो किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। ये इनकी कैटेगरी है और ये इनका क्षेत्र है जिस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी हो गई, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यही इनका क्रम है। इन पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं इन पुरस्कारों के अंदर है। तो देखिए इधर बात अपन करते हैं पद्म पुरस्कार 2025 की। एक बार ये आपके 4-5 लाइन जो भी लिखी हुई है वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इन सब लाइनों को रट लो आप। तो बस यहां पे आप इन सभी लाइनों को जितना हो सके उतना रट लो। पद्म पुरस्कार 2025 की बात हो रही है। ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए, और टोटल जो 2025 वाले पद्म पुरस्कार है उनकी संख्या कितनी है? 139। एक तो ये लाइन रट लो कि पद्म पुरस्कार 2025 इनकी कुल संख्या कितनी है? 139। रट लो 139, 139, 139। कुल पद्म पुरस्कार 2025 कितने हैं? 139 हैं। इसमें एक युगल मामले में यदि दिया जाता है, मान लो किसी को संयुक्त रूप से दिया जाता है तो उसको एक ही काउंट होता है। मान लो कि 2 को पुरस्कार दिया गया, मान लीजिए कि 2 को पद्मश्री दिया गया एक साथ, वो एक ही काउंट होगा, वो 2 काउंट नहीं होंगे। अब इन 139 पद्म पुरस्कारों में से 7 हैं पद्म विभूषण, 19 हैं पद्म भूषण, और 113 है पद्मश्री। टोटल 139, जिसमें सबसे ऊंचा इन तीनों में पद्म विभूषण है, उनकी संख्या 7 है, पद्म भूषण की संख्या 19 है, और पद्मश्री की संख्या 113 है। 7, 19, 113, 7, 19, 113, टोटल 139। 7, 19, 113। और यह भी याद रखना है कि इस 139 में 43 महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी है? 43
महिलाएं कितनी है आपकी, सॉरी 23, कितनी महिलाएं हैं 23, और 10 हैं विदेशी, 10 हैं विदेशी, और 13 पुरस्कार दिए गए मरणोपरांत। ये आंकड़े रट लो आप, वापिस देखिए आप, टोटल आपके पद्म पुरस्कार 2025 की संख्या कितनी है, तो वो आपकी है 139। उसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्म श्री 113। वैसे एक फैक्ट याद रखना है कि महिलाएं 23 थी, 10 विदेशी और 13 आपके मरणोपरांत। इसको आप और याद करो, इसको भी आप याद करो। तो दोबारा यहां पर भी आप लिखिए, मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपके पद्म पुरस्कार, या आपके पद्म पुरस्कार 2025 हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। इन पद्म पुरस्कारों में एक तो याद रखना कि कुल कितने हैं पद्म पुरस्कार, तो कुल है 139। और इस कुल 139 में से, क्योंकि कैटेगरी कितनी है इनकी, 3 है, 3 कैटेगरी हैं। एक है आपकी पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है, उसके बाद एक है आपका पद्म भूषण है, उसके बाद में है एक आपका पद्मश्री। इनकी संख्या आपको याद रखनी है। पद्म विभूषण की संख्या कितनी, 7, पद्म भूषण की संख्या 19 और पद्मश्री की संख्या 113। महिलाएं कितनी, महिलाएं कितनी इसमें, तो 23, विदेशी कितने, 10, विदेशी कितने 10, और मरणोपरांत कितनों को दिया गया, तो वो आपके हैं 13। ये आंकड़े आप याद कर लो, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। 139 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। उनके अंदर यह भी याद रखना है कि 23 महिलाएं, 10 विदेशी नागरिक और 13 आपको मरणोपरांत को दिए गए। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अब अपन थोड़ी सी इस लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपकी लिस्ट है, सबसे पहले इस लिस्ट को आप देखिए, पद्म विभूषण जो 7 हैं, उस लिस्ट को आप थोड़ा सा देखो। आप ये देखिए, पद्म विभूषण मैंने आपको कितने बताए, 7, कितने 7। ये 7 तो भाई आप याद करना, इन 7 के तो नाम, उनका क्षेत्र, उनका राज्य, ये याद करना। बाकी आप, मैं लिखा बता दूंगा मोटा मोटा कौन सा है पद्म भूषण में, वो कर लेना, बाकी छोड़ देना। श्री दूर नागेश्वर रेड्डी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया और वो तेलंगाना से थे। याद कर लेना कि भाई जब नाग डसता है तो हमें रेडी रहना पड़ता है चिकित्सा के लिए। तो नागेश्वर रेड्डी को, डी नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और रेड्डी ये तो सब साउथ के हैं, तो तेलंगाना के हैं ये। तो डी नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जगदीश सिंह खेहर न्यायमूर्ति, पहले ये अपने सुप्रीम कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये याद रखना, ये 44वें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये सार्वजनिक मामले इनका क्षेत्र है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। एक बात आपको और भी याद रखनी है कि जगदीश सिंह खेहर है, वो भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। ये पहले सिख थे, टोटल 44 में पहले सिख यही थे। तो जगदीश सिंह खेर भी याद रखना है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जगदीश सिंह खेर के बारे में अपने 2-3 पॉइंट कर लिए। 44वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। भाई सिख हैं तो सीधी सी बात है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के रहने वाले। उसके बाद में है आपके एक महिला जिसका नाम है कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, और उनको दिया कला के क्षेत्र में, और ये गुजरात की रहने वाली है। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत तो वैसे भी कलाकार है, वैसे याद कर लेना। और रजनीकांत है वो लाख रुपए का कलाकार है, तो रजनीकांत लाखिया। महिला है कुमुदनी, पुरुष नहीं है। तो रजनीकांत, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में,
और गुजरात। जगदीश सिंह खेहर ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले, सार्वजनिक मामलों में। डी नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में, तेलंगाना के रहने वाले हैं। 3 मेरे हिसाब से याद हो गए। पीछे वाला याद करो। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री, टोटल 139। 23 महिलाएं, 10 विदेशी, 13 मरणोपरांत। बताओ याद हो गए क्या? पद्म विभूषण में पहला हमने देखा डी नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में, तेलंगाना के रहने वाले। जगदीश सिंह खेर, चंडीगढ़ के रहने वाले, सार्वजनिक मामलों में। कुमुदिनी, कुमुदिनी, और आगे वाला मैंने आपको बता दिया तरीका। कुमुदिनी उस महिला का नाम तो आप याद रख लो, रजनीकांत लाखिया। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया। रजनीकांत कितने लाख का आदमी है? 1 लाख रुपए का आदमी है। रजनीकांत एक कलाकार है, नाम सुना होगा आपने। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये कला और कर्नाटक, तो याद कर लेना। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यानी लक्ष्मी नारायण जी सुबह सुबह कला का प्रदर्शन करते हैं, याद करना है। कोई एक पॉइंट पकड़ लो, याद हो जाएगा। अब ये है जरूरी नहीं है कि कला का प्रदर्शन सुबह सुबह करें, लेकिन अपने को याद करना है ना। कला का प्रदर्शन तो रात को भी हो सकता है? याद करना है अपने को। तो भाई कि लक्ष्मी नारायण जी सुबह सुबह, तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला का प्रदर्शन करते हैं। कहां करते हैं? कर्नाटक में। कहां करेंगे? कर्नाटक में। एमटी वासुदेवन नायर ये मरणोपरांत 3। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत पद्म विभूषण कितनों को दिया गया? 3 को दिया गया। मरणोपरांत पद्म भूषण है, मरणोपरांत पद्म भूषण है, याद रख लेना ये, है ना। ये थोड़ा सा आप ऐसी चीजों को याद किया करो। ये मरणोपरांत पद्म विभूषण कितनों को दिया गया? 3 को दिया गया। इसमें एक एमटी वासुदेवन नायर हैं। वासुदेवन नायर हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और रहने वाले कहां के हैं? केरल के हैं ये। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, वही मारुति सुजुकी, भारत में सुजुकी के संस्थापकों में से हैं ये ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत। और सुजुकी की जो गाड़ियां आती है तो उनका काम क्या है? व्यापार, इंडस्ट्री। जापान के रहने वाले हैं ये, तो ओसामू सुजुकी। शारदा सिन्हा मरणोपरांत, जिन्हें कहते हैं बिहार की कोयल, बिहार की कोयल गायिका है, कला के क्षेत्र में दिया गया है। बिहार की कोयल है तो बिहार की है। वापिस याद करो आप। डी नागेश्वर रेड्डी, नाग जब भी डसता है तो हम रेडी रहते हैं, चिकित्सा के लिए रहना चाहिए रेडी। तेलंगाना के हैं। जगदीश सिंह खेहर 44वें मुख्य न्यायाधीश, चंडीगढ़ के रहने वाले, सार्वजनिक मामलों में। उसके बाद कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, कला के क्षेत्र में। और कहां के? गुजरात के, सॉरी लेडीज है तो गुजरात की। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटक। एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य शिक्षा केरल। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत। 3 मरणोपरांत। ये भी पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा मरणोपरांत नहीं दिया गया है, तो याद करना ढंग से। मरणोपरांत में एक तो एमटी वासुदेवन नायर है, ओसामू सुजुकी है, और शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा मरणोपरांत है, शारदा सिन्हा मरणोपरांत है, ध्यान रखना, बिहार की कोयल। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। उसके बाद में क्या है? पद्म भूषण है आपके। क्या है? पद्म भूषण है। तो पद्म भूषण की संख्या है आपके कितनी? 19। अब ये ऐसा तो है नहीं कि 19 का 19 आप याद कर लोगे, मेरे हिसाब से तो ये याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कुछ। जैसे एक तो आपके ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता कर्नाटक। अनंत नाग कला कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। विवेक देवराय मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा दिल्ली। जतिन गोस्वामी कला असम। जोश चाको पेरियापुरम दवा या चिकित्सा केरल। उसके बाद आप आगे चलिए, फिर अपन आगे चलते हैं तो आगे लिस्ट और भी है। कैलाशनाथ दीक्षित अन्य पुरातत्व दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है।
श्री मनोहर जोशी मरणोपरांत, नल्ली कुप्पूस्वामी चेट्टी व्यापारी उद्योग, नंदमूरी बालकृष्ण कला, पीआर श्रीजेश, इनका नाम तो सुना होगा आपने, हॉकी के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे पीआर श्रीजेश, पीछे 2024 में इन्होंने संन्यास लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मरणोपरांत वाले जरूर याद रख लेना, मनोहर जोशी, पंकज पटेल और पंकज उदास, दो पंकज हैं, पंकज पटेल और पंकज उदास। उदास, पंकज उदास एक गजल गायक है, आदमी उदास होता है तो गाने सुन लो, गजल सुन लो, ऐसे याद हो जाएगा। तो पंकज उदास को मरणोपरांत दिया गया, पंकज पटेल को भाई ये जीवंत जी है, ठीक है ना। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा, साध्वी ऋतंभरा इंपॉर्टेंट है, आगे दोबारा जिक्र आएगा, मैं चर्चा करूंगा वहां पर। सामाजिक कार्य एस अजीत कुमार और एस शेखर कपूर, शेखर कपूर ये भी इंपॉर्टेंट है, एस शेखर कपूर। और उसके बाद शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे ना ये सुशील कुमार मोदी, वही। और विनोद धाम, विनोद धाम ये इंपॉर्टेंट है, विनोद धाम भाई, ठीक है ना, एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर है ये विनोद धाम। तो विनोद धाम हो गए। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए वो देख लो आप, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विनोद धाम बिल्कुल पूछा जा सकता है, अमेरिकी भारतीय अमेरिकी इंजीनियर है वो। सुशील कुमार मोदी बिल्कुल राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी है मरणोपरांत, है ना। शेखर कपूर फिल्म इंडस्ट्री, ये याद कर लेना। साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्य, ये पंकज वैसे दोनों याद हो जाएंगे फिर बाद में, पंकज पटेल और पंकज उदास। पीआर सीरीजेस मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, पीआर सीरीजेस, है ना। यदि आप खेल में रुचि रखते हो तो पीआर सीरीजेस याद रह जाएगा आपके। मनोहर जोशी बिल्कुल याद रह जाएंगे मरणोपरांत। उसके बाद में देखिए विवेक देवराय आपको याद करना है ना, ये आप याद कर लेना मोटे मोटे, ठीक है। आप आ गया जो, फिर अब आ जाओ इसी चीज को आप राजस्थान में अप्लाई कर लो, इस चीज को आप अब इसी चीज को राजस्थान में अप्लाई कर लो, क्योंकि राजस्थान वाली चीजें साथ में ही करनी है अपने को। ये नहीं कि भाई अपन राजस्थान वाला अलग से पढ़ेंगे, जब पद्म पुरस्कार अपन पढ़ रहे हैं सारे, तो राजस्थान वाले साथ ही पढ़ लो, दिक्कत कहां है। तो राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करें इन पुरस्कारों की, वापिस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 139 से पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 आपके ये पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। इनमें 13 महिलाएं, 10 विदेशी और 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 आपके मरणोपरांत। इसमें से आपको पद्म विभूषण जरूर याद रख लेना। एक तो मैंने बताया डी नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना। जगदीश सिंह खेर भी याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 44वें मुख्य न्यायमूर्ति थे ये। उसके बाद कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, मैंने बता दिया, रजनीकांत लाख रुपए का। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, यानी लक्ष्मी नारायण सुबह सुबह कला का प्रदर्शन करते हैं। 3 आपको मरणोपरांत है, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा जी ने बिहार की कोयल के नाम से जाना जाता था। पद्म भूषण में आप एक तो विवेक देवराय को याद रख लेना, मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद मनोहर जोशी को याद रख लेना, पीआर सीरीजेस को याद रख लेना, 2 पंकज आपके, पंकज पटेल और पंकज उदास, इसको याद रख लेना। साध्वी ऋतंभरा को बिल्कुल याद रखना आप, शेखर कपूर और सुशील कुमार मोदी और विनोद धाम, विनोद धाम भी बिल्कुल आपको याद रखना है। अब राजस्थान के संदर्भ में आ जाओ। राजस्थान के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में 3 पद्मश्री दिए गए। कितने? 3 पद्मश्री दिए गए। 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। इनको रट लेना आप, मतलब रट लेना, पक्का रट लेना, प्रश्न आएगा। लोक गायिका बेगम बतूल जयपुर, खूब पढ़ा है पीछे हमने इसको, जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो मांड गायिकी, तो वहां पर इसका नाम आता है। लोक गायिका बेगम बतूल, और उसके बाद में है आध्यात्मिक गुरु बैजनाथ महाराज, लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले आध्यात्मिक गुरु बैजनाथ महाराज। बतुल बेगम, बैसे बतुल बेगम और बैसे बैजनाथ महाराज। बैजनाथ महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के रहने वाले हैं, जबकि बतुल बेगम है आपकी जयपुर की रहने वाली है। तो बतुल बेगम और आपके बैजनाथ महाराज। उसके बाद में है लेखक सीन काफ निजाम, ठीक है ना, ये आपके उर्दू के लेखक हैं, जोधपुर के रहने वाले, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। तो 3 हो गए।
बतुल बेगम, गुरु बैजनाथ महाराज और सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम, ये आपके राजस्थान के 3 हो गए। बताओ याद हो जाएंगे क्या? बतुल बेगम जोधपुर से, सॉरी जयपुर से, बतुल बेगम जो जयपुर से, बतुल बेगम जयपुर से, बैजनाथ महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर से, और उसके बाद सीन काफ निजाम ये आपके जोधपुर के। तो एक आपके जयपुर के हैं, एक सीकर के हैं, एक जोधपुर के हैं। बतुल बेगम, बतुल बेगम, बतुल बेगम, बतुल बेगम, याद हो जाएगा क्या? रट लेना ऐसे करके, बैजनाथ महाराज, बैजनाथ महाराज, बैजनाथ महाराज, बतुल बेगम, बैजनाथ महाराज और सीन काफ। कौन? सीन काफ निजाम। अब आ जाओ आप आगे वाले पुरस्कारों में। आगे वाले पुरस्कार में चलते हैं अपने। तो देखिए यहां है पुरस्कार आईफा अवार्ड्स 2025। आईफा अवार्ड 2025, यहां देखिए आईफा अवार्ड 2025, ये इस 25वें आईफा का आयोजन अपने जयपुर राजस्थान में किया गया, इसलिए इसका स्थान भी पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। तो इन आईफा अवार्ड्स यानी ये कहां दिए गए? अपने जयपुर में दिए गए थे। किसको दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया। भूल भुलैया 3, कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड्स 2025, कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3, भूल भुलैया 3। और बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, साहित्य का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 आपको एक साथ याद करने होंगे, 58वां भी याद करना होगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किताब में नहीं दिया गया है क्योंकि वो 16 मई को दिए गए थे। घोषणा 58वां और 59वां दोनों की हो रखी थी, उसमें से 58वां दे दिया। घोषणा पहले हो रखी थी, 59वां लेटेस्ट के अकॉर्डिंग किताब में दे दिया। याद रखना 58वां और 59वां दोनों याद करोगे, दोनों की घोषणा हुई थी 58वें 59वें की, 58वां दे दिया, 59वां नहीं दिया। क्लियर? तो ये थोड़ा सा याद रखना। पहले मैं आपको 58वें पे चलता हूं लेके, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उस पे आपको मैं लेके चलता हूं। देखो इधर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 16 मई 2025 को दिया गया। अपनी किताब मार्केट में 15 मई को आई थी। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा कि 10 जून को हम उपलब्ध करवाएंगे, वो चीजें ये होंगी एक तो। और बाई चांस कुछ ऐसा लगता हो यहां ये भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी अपन डाल देंगे। सोल्व करवा ही रहे हैं तो याद करवा ही रहे हैं। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 16 मई 2025 को दिया गया। 2 लोगों को दिया गया। कितने? 2 को। एक है आपके संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य। मैं ये कह रहा हूं इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जहां तक लगता है ये प्रश्न आ जाएगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। उसका कारण है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक नेत्रहीन है और 22 भाषाएं बोलते हैं। अपने से तो पार नहीं पड़े भाई, राजस्थानी बोल ले, हिंदी बोल ले, बस फिर इंग्लिश बोल ले, है कमी पहाड़ पड़ती है। 22 भाषाएं बोलना छोटा काम नहीं है। संस्कृत के विद्वान हैं 22 और आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, फिर 22 भाषाएं बोलते हैं, तब और इंपॉर्टेंट है। तो जगत गुरु राम भद्राचार्य याद हो जाएगा, जगत गुरु राम भद्राचार्य। अरे जगत गुरु राम भद्राचार्य कौन है? जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक। एक अपने गुलजार, गुलजार गायकार है, उर्दू व हिंदी के। मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, गुलजार से नाम से पता चल रहा होगा कि गायकार है। स्लमडॉग मिलियनेयर जो मूवी आई थी उसमें जो गीत था जय हो, वो इन्होंने लिखा था, गुलजार ने। तो 2 व्यक्ति हो गए आपके, 2 व्यक्ति हो गए, एक तो आपके जगत गुरु राम भद्राचार्य और एक गुलजार। या रट लेना, मैं ये कह रहा हूं प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा, स्लमडॉग मिलियनेयर, जय हो। 22 भाषाएं कौन बोलते हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य बोलते हैं। कौन बोलते हैं? अपन तो नहीं बोलते।
जगत गुरु रामभद्राचार्य बोलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। अरे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो कौन सा है? तो वो तो भारत रत्न है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। एक खास बात है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, मरने के बाद नहीं देते, ना किसी विदेशी को देते, केवल भारतीयों को देते हैं। अब 59वां भी याद करना है, ये अपने किताब में दे रखा है। तो 59वां, अच्छा एक बार वापस दे लो। 58वां, जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत के विद्वान, 22 भाषाएं बोलते हैं, नेत्रहीन। गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा, उर्दू और हिंदी गायकार हैं, जिन्होंने स्लम डॉग मिलीनियर का जय हो गीत लिखा। चौको चले आगे लो। ये 58वां ज्ञानपीठ, सॉरी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला इंपॉर्टेंट है। तो 3 आदमी इंपॉर्टेंट हो गए अपने पास। जगत गुरु रामभद्राचार्य, ये 2 नहीं है, एक ही है नाम है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां विनोद कुमार शुक्ला। 59वां विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त होगा। ये थोड़ा सही कर लेना, हिंदी साहित्य के लिए उल्लेखनीय योगदान देने के लिए, ये थोड़ा सा भाई यहाँ पे देख लेना। तो चले आगे। आ जाओ। अब ये विनोद कुमार शुक्ला हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं। बात अपने किसकी कर रहे हैं? विनोद कुमार शुक्ला की कर रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ला। अब देखिए इसके अंदर है इनकी कुछ कृतियां हैं, क्योंकि अपने क्या है, पुस्तकें भी तो है ना अपने सिलेबस के अंदर। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, किताब कृति है ये, रचना है ये इनकी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा। बात सही भी है। अपन ये सोचते हैं कि जो सब कुछ कर रहे हैं वो अपनी कर रहे हैं, नहीं, जो सब कुछ होना है वो तो बाकी रहेगा, कुछ भी नहीं करते अपन तो। दीवार में खिड़की रहती थी, क्या कृति का नाम है, दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, सब कुछ होना बचा रहेगा। यह आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है। बताओ याद हो गया? 58वां, 59वां, 58वां तो रामभद्र, ये क्या है? हाँ भाई देखो इधर कि हाँ, बात अपन क्या कर रहे थे, 58वां 59वां दोनों याद करने आपको। 58वां तो कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, और 59वां आपके विनोद कुमार शुक्ला। क्लियर, याद हो जाएगा। दीवार में खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज, और सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। फिर उसके बाद में एक पुरस्कार है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान 2024। सरस्वती सम्मान 2024 दिख रहा है? सरस्वती सम्मान 2024। एक चीज तो थोड़ा सा आप इसमें, हाँ ये आगे लिखा हुआ, चलो 34वां, ठीक ठीक ठीक। सरस्वती सम्मान 2024 26 मार्च 2025 को संस्कृत के विद्वान हैं महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ये नाम है इनका, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, याद हो जाएगा? याद हो जाएगा क्या? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। थोड़ी देर पहले हमने किनका नाम देखा था? हैं? अरे याद करो, जगत गुरु रामभद्राचार्य। अरे गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? गड़बड़ तो नहीं कर दोगे इन दोनों नामों में? दोनों ही संस्कृत के विद्वान, दोनों ही मिलते जुलते नाम,
तो महामहोपाध्याय साधु, साधु भद्रेश दास, भद्रेश दास, भद्रेश दास नाम पकड़ लो, राम भद्राचार्य पकड़ लो, बाकी तो उपाधियां होती हैं ये। एक तो भद्रेश दास, सरस्वती सम्मान है, ये है भद्रेश दास को दिया गया, 34वां है ये क्रम से, ये 34वां सरस्वती सम्मान है। अपने ये महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन्हें क्या दिया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बोलो याद हो जाएगा यहां तक? ये नाम थोड़े से याद हो जाएंगे, दोनों संस्कृत के विद्वान हैं। एक तो आपके हैं साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास, और एक है जगत गुरु राम भद्राचार्य। जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और उसके बाद में भद्रेश दास है, उन्हें आपके सरस्वती सम्मान मिला, और वो भी कौन सा? 34वां। उन्हें ये सम्मान, उनकी पुस्तक, इस किताब का नाम भी आप याद करना, क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। किताब का नाम क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। इसके लिए दिया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2022 में हुआ था। तो ये हैं भद्रेश दास जी, जिनकी किताब का नाम आप याद रख लेना, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो किसकी है? विनोद कुमार शुक्ला की। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ला की। और स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा किसकी है? तो भद्रेश दास की, साधु भद्रेश दास की, साधु भद्रेश दास की। इन्हें क्या मिला? सरस्वती सम्मान। उन्हें क्या मिला? किनको? विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद हो जाएगा। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को? 2 लोगों को, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार। क्लियर यहां तक? तो ये आपका क्या हो गया? सरस्वती सम्मान। याद हो जाएगा क्या? दोबारा बताऊं क्या? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, किताब का नाम याद कर लेना, स्वामी नारायण सिद्धांत साधु, स्वामी नारायण सिद्धांत साधु। अरे साधु साधु तो है ही नाम, ये सॉरी सुधा है, ये सिद्धांत सुधा, सॉरी सिद्धांत सुधा, वो साधु और ये सुधा है, साधु सुधा पकड़ लोगे। साधु भद्रेश दास, साधु, और वो सुधा, सिद्धांत सुधा, सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण। ओके। व्यास सम्मान, 34वां व्यास सम्मान। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ना आपका, ये सरस्वती सम्मान, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखो, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से? सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, और उसके बाद में आपके बिहारी पुरस्कार है। तो बिहारी पुरस्कार तो अभी हाल में दिया नहीं गया है, सरस्वती सम्मान और आपके ये व्यास सम्मान है, ये दोनों दे चुके हैं, इसलिए अपने दोनों की चर्चा कर रहे हैं। तो व्यास सम्मान 2024, जो व्यास सम्मान 2024 है, इसकी अपन बात करें तो ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यहां लिखा हुआ है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये है ना। मैंने बता दिया आपको के बिड़ला फाउंडेशन कौन कौन से पुरस्कार देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सरस्वती सम्मान भी 34वां था और व्यास सम्मान भी 34वां ही है। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका किसको दिया? सूर्यबाला को, सूर्यबाला को, है ना, सूर्यबाला को, सूर्यबाला को। और इनका उपन्यास कौन सा है? कौन दिशा को वास वेणु की डायरी, कौन दिशा को वासी, कौन दिशा को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। और वो कौन है? वो भद्रेश दास है। अरे सरस्वती सम्मान में तो भद्रेश दास है और व्यास सम्मान में सूर्यबाला। तो सूर्यबाला और भद्रेश दास दोनों को याद रखोगे। भद्रेश दास की रचना याद रख जाएगी क्या? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, खुद साधु हैं, किताब के लास्ट में सुधा लिखा मिलेगा आपको। साधु भद्रेश दास, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ये तो पढ़ा अपन ने। और वो कौन थे? जगत राम भद्राचार्य। अरे गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कौन कौन से नाम पढ़े बताओ मेरे को अब तक साहित्य वाले में इनमें? एक तो हमने पढ़ा जगत गुरु राम भद्राचार्य, एक गुलजार। इनको क्या दिया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? विनोद कुमार शुक्ला को पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, दोनों 34वें नंबर के हैं। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो साधु
पूरा याद करो तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, और इनकी किताब कौन सी है? तो किताब भाई वो साधु सुधा, ये याद कर लेना, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपके। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। और व्यास सम्मान किसको? सूर्यबाला को। किताब का नाम क्या है? उपन्यास है ये, जिसका नाम क्या है? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। सूर्यबाला ने लिखा कौन देश को वासी, कौन देश को वासी है? सूर्यबाला कह रही है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। याद हो जाएगा क्या? करना ही पड़ेगा, नहीं हुआ तो करोगे क्या? इलाज भी नहीं है। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024। दादा, इनको भी दादा ही बोलते हैं, मिथुन चक्रवर्ती को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, याद रह जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। क्लियर यहां तक? उसके बाद में देखो, फिर सर्वश्रेष्ठ झांकी, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश से जीता। किसने जीता रे? उत्तर प्रदेश ने। हैं 26 जनवरी 2025 को जो परेड हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीता? यूपी ने जीता। किसने? उत्तर प्रदेश ने जीता। अब आ जाओ भारत रत्न। मैंने कहा था ना कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो आपका भारत रत्न है। अब पढ़ेंगे भारत रत्न 2024। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत रत्न 2024 भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ, कोई नहीं पूछेगा। 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो किस किस को दिया गया भारत रत्न 2024? चलो एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर, सार्वजनिक सेवा में दिया गया। जन नायक के नाम से लोकप्रिय कर्पूरी ठाकुर एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक और सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण योगदान यहां था उनका, तब उनको क्या दिया गया? भारत रत्न। तो कर्पूरी ठाकुर, एक तो हो गया कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक सेवा। भाई राजनीतिज्ञ है तो सार्वजनिक सेवा ही करेंगे, और तो क्या करेंगे वो, ठीक है ना। बिहार के सीएम रह चुके हैं 2 बार कर्पूरी ठाकुर। एक हो गए कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक सेवा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री। ऐसे बस इतना याद कर लो। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। लो, सार्वजनिक सेवा, ये भी राजनीतिज्ञ थे, आप जानते हो, और भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे 2002 से 2004 के बीच। भारत में उनके उल्लेखनीय योगदान और विभिन्न क्षमताओं में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कोई बात नहीं, इतना याद कर लेना। कर्पूरी ठाकुर सार्वजनिक सेवा, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी सार्वजनिक सेवा, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। देखो ये याद कर लेना है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में फिर स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे आपको कथन दे देंगे कि 7वें उप प्रधानमंत्री रहे या 8वें रहे, दूसरे रहे, कब से कब तक रहे, 2002 से 2004 रहे, और दे देंगे टाइम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना ये है सार्वजनिक सेवा। उसके बाद में क्या है? एमएस स्वामीनाथन, इनका नाम तो सुना होगा आपने। एमएस स्वामीनाथन, कृषि विज्ञान। अरे भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? एमएस स्वामीनाथन। विश्व में तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये तो थे। और हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्नों से था, यानी खेती से था, यानी कृषि विज्ञान। तो इनका क्षेत्र किससे था? कृषि विज्ञान। तो एमएस स्वामीनाथन कृषि विज्ञान, एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार, ये लिखा हुआ, जिन्हें भारत की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका और एक प्रवर्तक और संरक्षक के रूप में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
तो सबसे पहले हमने किसको देखा? कर्पूरी ठाकुर, सार्वजनिक सेवा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री। लालकृष्ण आडवाणी, सार्वजनिक सेवा, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री, याद रह जाएगा, 2002 से 2004। उसके बाद में एम एस स्वामीनाथन, कृषि विज्ञान, हरित क्रांति के जनक। ओके, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीवी नरसिम्हा राव, क्या? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये भी क्या है? एक राजनीतिज्ञ थे, तो सार्वजनिक सेवा, तो सार्वजनिक सेवा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव एक भारतीय वकील, राजनीतिक सब कुछ थे, ये राजनेता, राजनीतिक वकील। 1991 से 96 के बीच ये अपने भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। इसके साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के बदलने वाले नेता के रूप में बहुमुखी विरासत के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यानी ये भारत के 90वें प्रधानमंत्री थे। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी तो भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। और वैसे आपके इंडियन पॉलिटी भी है सिलेबस के अंदर, तो आपको वैसे भी ये चीजें याद हो जानी चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, 1991 से 1996 के बीच रहे थे। और बिहार के ये, सॉरी, आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री भी रहे थे। याद रह जाएगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ये भी एक राजनीतिज्ञ थे। चौधरी चरण सिंह सार्वजनिक सेवा हैं, भारत के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के प्रमुख नेता चौधरी चरण सिंह, किसानों के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया इन्हें। तो 3 लोग तो ऐसे हैं जिनमें से 2 प्रधानमंत्री है, 1 उप प्रधानमंत्री है। हैं? चौधरी चरण सिंह क्या है? मतलब एक एम एस स्वामीनाथन को छोड़ दो ना आप। एम एस स्वामीनाथन है, वो एक कृषि वैज्ञानिक है, या फिर मतलब है कृषि से संबंधित है वो एम एस स्वामीनाथन। बाकी क्या है? वापिस देखो आप, कर्पूरी ठाकुर तो चलो बिहार की मुख्यमंत्री रही, कर्पूरी ठाकुर तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। चारों का सार्वजनिक सेवा है, बाकी का क्योंकि राजनीति से संबंध है। लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे? भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इनका नंबर याद कर लेना आप थोड़ा सा, क्योंकि प्रश्न फिर बाद में यहां से पूछा जाएगा स्टेटमेंट के रूप में, तब दिक्कत हो जाएगी। हमने देखा लाल कृष्ण आडवाणी तो 7वें उप प्रधानमंत्री थे, भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री थे, जबकि पीवी नरसिम्हा राव है ये भारत के 90वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। हो जाएगा याद, ये आपके भारत रत्न। ये भारत रत्न याद हो गया? दोबारा बोलूं मैं, एक बार और बोलूं क्या? कर्पूरी ठाकुर, सार्वजनिक सेवा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री। एम एस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक। उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी, सार्वजनिक सेवा और भारत के उप प्रधानमंत्री 7वें, 1992-94। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, सार्वजनिक सेवा, 1991 से 96 के बीच, भारत के 9वें प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह सार्वजनिक सेवा और भारत के 5वें प्रधानमंत्री। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नहीं है तो फिर आगे चलो, नहीं है तो आगे चलो, आगे चलिए, हैं? आगे आ जाओ। ये एक और देखिए यहां पर, सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार। हालांकि ये वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे दिया गया था, लेकिन ये इसमें डाल दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार वाशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान आयोजित अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में यूएस की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को वर्ष 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई। स्टेटमेंट के रूप में यदि प्रश्न आ गए ये, तो सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि दिया किसने, ये दिया किसने, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो कि यूएस की है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो कि यूएस की है, जहां पर वाशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की जो वार्षिक बैठक हुई थी, 31वें नंबर की थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक इन्होंने किसको बताया? एसबीआई को बताया। किसको बताया? एसबीआई को। याद हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था रे? दादा
मिथुन, दादा मिथुन। याद कर लेना, एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? चल्लासिरी निवासुल्लू शेट्टी, चल्लासिरी निवासुल्लू शेट्टी। अरे व्यक्तित्व भी तो है ना आपके। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, यहां आप 3 प्रकार के साहित्य पुरस्कार याद करोगे। यहां आप 3 प्रकार के साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करोगे। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ये 3 प्रकार के पुरस्कार याद करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। 18 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी संस्थान ने 21 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा की। बांग्ला, डोगरी, उर्दू भाषा में पुरस्कारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। 21 भाषाओं में दिया गया है। अकादमी के प्रत्येक वर्ष 24 भाषाओं में रचनाओं के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। देखो इसमें अपने 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं 22, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी, इनको जोड़ते हैं तो टोटल ये 24 भाषाएं होती हैं। और इन 24 भाषाओं में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में। ठीक है ना। अब ये कोई नहीं पूछेगा कितनी भाषाओं में दिया गया, अभी अभी वाला, इतना याद रख लेना आप। अब यहां पे आप आगे जाओ। अब यदि और यदि डिटेल से पढ़ो तो भाई 21 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित ये पुरस्कार, इनमें 8 तो कविता संग्रह है, 3 उपन्यास हैं, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध है, 3 साहित्यिक आलोचना है, 1 नाटक है, 1 शोध की पुस्तक है। याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो खास बात नहीं है। याद ये करना है कि प्रमुख भाषाओं में पुरस्कृत लेखक और उनकी रचनाएं, रट लेना इसको, रट लेना। हिंदी वाला और राजस्थानी वाला तो रट ही लेना, बाकी कोशिश ये करना हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और राजस्थानी, इतना याद करो आप। सबसे पहले देखो आप हिंदी, गगन गिल, मैं ये कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखते रह जाओगे। गगन, गगन गिल, अरे गगन गिल, शुभमन गिल तो नाम सुना होगा ना, क्रिकेटर, ये गगन गिल है ये। गगन खोड़ा भी क्रिकेटर रहा है, तो दोनों से जोड़ दिया ना गगन गिल। गगन गिल हिंदी, इनकी कविता संग्रह है जिसका नाम है जब तक बाहर आई, जब तक बाहर आई, जब तक बाहर आई। गगन गिल हिंदी कविता संग्रह जब तक बाहर आई। गगन गिल हिंदी कविता संग्रह कौन सी? जब तक बाहर आई। स्ट्रिन कीरे अंग्रेजी, और इनका उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स। ये इधर लिखा हुआ, थोड़ा सा इधर चला गया ये, है ना। तो ये कविता है, ये उपन्यास है, ऐसे लिखा हुआ है ये। ठीक है ना। किताब में थोड़ा ध्यान देख लेना, आप सोचोगे हिंदी के नीचे कविता लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इधर आइए कि मैं जब तक बाहर आई, ये कविता संग्रह है एक, और स्प्रिट नाइट्स है ये आपका एक उपन्यास है अंग्रेजी का। तो ईस्ट रिन कीरे, ईस्ट रिन कीरे, गगन गिल तो याद रह जाएगा। अरे सरल सा नाम है गगन गिल हिंदी जब तक मैं बाहर आई, मैंने सॉरी मैं जब तक बाहर आई, मैं जब तक बाहर आई, पहले मैं लेना है, मैं जब तक बाहर आई। स्ट्रिन कीरे अंग्रेजी, स्प्रिट नाइट्स उपन्यास है ये एक, और संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत के अंदर दीपक कुमार शर्मा, दीपक कुमार शर्मा, संस्कृत में कौन है? दीपक कुमार शर्मा, दीपक कुमार शर्मा। इनकी रचना, इनकी कविता है जिसका नाम है भास्कर चरितम, भास्कर चरितम। दीपक कुमार शर्मा संस्कृत, संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? दीपक कुमार शर्मा को दिया गया। हिंदी का गगन गिल को दिया गया, और इंग्लिश का ईस्ट्रिन कीरे को दिया गया। याद करो बार बार, ईस्ट्रिन कीरे इंग्लिश, गगन गिल हिंदी, और दीपक कुमार शर्मा संस्कृत। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट, मुकुट मणिराज। अब रचनाएं, वो किताबें निकलती हैं, वो किताबें यहीं से निकलती हैं। ये पूछ लेंगे भास्कर चरितम, क्योंकि जब इस किताब के लिए, इस कविता के लिए आपको पुरस्कार दिया जा चुका है, तो कविता अपने आप इंपॉर्टेंट हो गई भाई। भास्कर चरितम अपने आप इंपॉर्टेंट हो गई, संस्कृत की है ये भास्कर चरितम। मैं जब तक बाहर आई, ये कविता संग्रह है ये। गगन गिल। अब राजस्थानी पे आ जाओ, मुकुट मणिराज, मुकुट मणिराज राजस्थानी। गांव अरे अम्मा, ये कविता है गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, कविता है गांव और अम्मा। और किसको? मुकुट मणिराज को। तो मुकुट मणिराज याद रह जाएगा, दीपक कुमार शर्मा याद रह जाएगा,
ईस्ट्रीन कीरे याद रह जाएगा और गगनगिल याद रह जाएगा। मैं जब तक बाहर आई याद रह जाएगा और इंग्लिश के अंदर स्प्रिट नाइट्स याद रह जाएगा, स्प्रिट नाइट्स याद रह जाएगा हैं। और भास्कर चरितम याद रह जाएगा, गांव अर अम्मा याद रह जाएगा, गांव अर अम्मा याद रह जाएगा। राजस्थानी मुकुट मणिराज है, राजस्थानी मुकुट मणिराज, गांव अर अम्मा, गांव अरे अम्मा। इंग्लिश वाली कौन सी थी रे? स्प्रिट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स, स्प्रिट नाइट्स। दीपक कुमार शर्मा संस्कृत में भास्कर चरितम। ये लो, ये आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए। आपको कोई भी लेना देना नहीं है कि इस बार 21 को दिया गया और कौन सी 3 को नहीं दिया गया था। बस आप तो ये टेबल याद कर लेना, ये छोड़ देना महेंद्र मलंगिया मैथिली प्रबंध संग्रह निबंध, ये 4 याद कर लेना आप तो। आ जाओ। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों का अनुमोदन किया गया था। हो सकता है कि ये पूछ ले साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। इस पुरस्कार के तहत एक उत्कीर्ण ताम्र फलक सोल दिया जाता है, 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बहुत ही बढ़िया बात है ना? तो आप भी कोशिश करो कि इस बार आपको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। आप भी क्या बनो? गगनगिल बनो आप भी क्या बनो? गगनगिल बनो आप। और आप क्या लिखो? मैं जब तक बाहर आई है, मैं जब तक बाहर आई। लिख दोगे ऐसी बातें? ऐसी मेरे साहब लिख दोगे, मैं जब तक बाहर आई है। ठीक है। अब है साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2024। ये शब्द देखो आप एक बार, सुनो इधर, युवा। अब युवा कौन होगा? यहां वैसा लेखक होगा जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो, 35 वर्ष से कम हो। ऐसे लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। युवा होना चाहिए भाई, नाम है जो पुरस्कार का युवा है। साहित्यकार या लेखक ऐसा होना चाहिए जो युवा हो। तो साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार ऐसे लेखक को दिया जाता है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम हो। और 2024 वाले किसको दिए गए? फिर उस हिसाब से याद करो आप, फिर उस हिसाब से याद करो। तो आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 2024। ये आपके देखिए इधर, हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर युवा वाला हिंदी में गौरव पांडे हो, गौरव पांडे। गगनगिल को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरुष है गगनगिल को, और युवा वाला गौरव पांडे। इसका मतलब युवा कौन है? गौरव पांडे युवा है, गगनगिल युवा नहीं है। याद करना है अपने को, क्या है? गौरव पांडे यू, ठीक है ना। और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये एक साथ ही भाई, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा। ये स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी है। गौरव पांडे को हिंदी का जो साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया वो एक कविता संग्रह है जिसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, एक कविता संग्रह है ये। गौरव पांडे, हिंदी वाले 2 याद रह जाएंगे, गगनगिल याद रह जाएगा, गगनगिल उधर है साहित्य अकादमी पुरस्कारों में, और युवा वाला में कौन है? तो गगन पांडे। कौन है रे? गगन पांडे, सॉरी गौरव पांडे। गगन पांडे कर दिया गगनगिल को है, एक का नाम उधर कर दिया। नहीं, दोनों गए पे हैं। वाह भाई वाह वाह, ये नजर तो मेरी अभी गई है। एक तो आपके गौरव पांडे रे गगनगिल है। गगनगिल वाली जो कविता है वो है क्या? मैं जब तक बाहर आई। और ये कह रहे स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। अंग्रेजी में के वैशाली, अंग्रेजी में के वैशाली, अंग्रेजी में के वैशाली, अंग्रेजी में के वैशाली। 1 मिनट, अंग्रेजी में के वैशाली। और इनकी जो रचना है अंग्रेजी में उसका नाम है होमलेस, होमलेस ग्रोविंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। डिसलेक्सिक है ये, डिसलेक्सिक, डायलेक्सिक नहीं है ये, डिसलेक्सिक है, डिसलेक्सिक। होमलेस आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में भी, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। इनके लिए क्या दिया गया? इनको युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया। किनको? के वैशाली को, अंग्रेजी का के वैशाली को। होमलेस याद कर लेना, होमलेस, होमलेस याद कर लेना।
राजस्थानी वाला, युवा वाला राजस्थानी वाला किसको दिया गया? सोनाली सुथार को दिया गया। शुद्ध सोधू जग आंगणो, शुद्ध शोधू जग आंगणो, जग आंगणो, जग आंगणो, सोनाली सुथार, सोनाली सुथार, सोनाली सुथार। अब देखो एक बार आप, यहां तक बात क्लियर है। अब एक बार आप इधर आ जाओ, पहले नीचे मत जाओ, आप यहां आ जाओ, बाल साहित्य वाला और देखो आप, यह है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। अच्छा, ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है ना, तो जो बच्चों का जो साहित्य है उसमें काम करने वाले साहित्यकार को, ये बच्चों से संबंधित जो साहित्य है उसमें काम करने वाले साहित्यकार या लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। बाल साहित्य, एक युवा साहित्य होगा, एक बाल साहित्य होगा, साहित्य अकादमी हो गया। बाल साहित्य के अंदर हिंदी है, हिंदी वाला जो पुरस्कार दिया गया है, एक बार मैं ऊपर कर लेता हूं, एक पूरी एक ही लिस्ट में ले लेते हैं अपने इसको, ये लो, हिंदी वाला दिया गया देवेंद्र कुमार को, 51 बाल कहानियां। अब तीनों एक साथ याद करो आप, देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया, हिंदी भाषा का मैं जब तक बाहर आई। साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया गौरव पांडे को, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। और बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया देवेंद्र कुमार को, 51 बाल कहानियां, 51 बाल कहानियां। तीन व्यक्ति हैं, गगन गिल है, गौरव पांडे है और देवेंद्र कुमार है। ऐसे याद करो, देखो हिंदी तो है ही, गगन गिल है, गौरव पांडे है और देवेंद्र कुमार है। मैं जब तक बाहर आई, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी और 51 बाल कहानियां। अरे याद होगा, आप बार बार याद करोगे तो याद होगा। वापिस करो, गगन गिल, गौरव पांडे, देवेंद्र कुमार, ये तीनों आदमी किसके? हिंदी के हैं। ये इसमें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है, एक युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है और एक बाल साहित्य पुरस्कार है। दिक्कत कहां आ रही है? 2024 के सारे गगन गिल मैं जब तक बाहर आई, गौरव पांडे स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी और देवेंद्र कुमार 51 बाल कहानियां। अरे बाल बाल साहित्य तो बाल का है ना, ऐसे याद हो जाएगा। अंग्रेजी का देखो, अंग्रेजी का है नंदिनी सोन गुप्ता, सॉरी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता। द ब्लू हॉर्स अंडर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये पूरी एक ही है ये। द ब्लू हॉर्स अंडर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता। और युवा साहित्य में कौन थे? के वैशाली। ये नंदिनी सेन गुप्ता है, वो के वैशाली। और अंग्रेजी वाला वो तो नाम ही इंग्लिश सा है, साहित्य वाला स्ट्रीन कीरे, स्ट्रीन कीरे। तो स्ट्रीन कीरे, स्ट्रीन कीरे, के वैशाली और नंदिनी सेन गुप्ता। इंग्लिश में तीन नाम याद करो, स्ट्रीन कीरे, के वैशाली और नंदिनी सेन गुप्ता। कर लो, वापिस करो, हिंदी वाले करो, गगन गिल, गौरव पांडे, देवेंद्र कुमार। इंग्लिश वाले याद करो, स्ट्रीन कीरे, के वैशाली, नंदिनी सेन गुप्ता। याद होंगे, करने से होंगे याद, ऐसे नहीं होते हैं ये। द ब्लू हॉर्स अंडर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। आ जाओ राजस्थान में, प्रहलाद सिंह, राजस्थान वाले प्रहलाद सिंह, महारी ढाणी में, महारी ढाणी झोरडा, महारी ढाणी झोरडा, महारी ढाणी झोरडा, महारी ढाणी झोरडा। और गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, गांव और अम्मा, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गांव और अम्मा, ये क्या है? महारी ढाणी झोरडा, महारी ढाणी झोरडा। और मुकुट मणिराज है, मुकुट मणिराज, उसे दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुकुट मणिराज। अब वापिस वही बातें कि तीनों राजस्थान वालों को याद करो आप, हैं कौन कौन राजस्थान वाले? मुकुट मणिराज है, सोनाली सुथार है, मुकुट मणिराज है, सोनाली सुथार है, प्रहलाद सिंह है। साहित्य अकादमी में तो मुकुट मणिराज, साहित्य अकादमी में तो मुकुट मणिराज
और फिर बाद में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर सोनाली सुथार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार में सोनाली सुथार, मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार और प्रहलाद सिंह। ये तीनों राजस्थान वाले हो गए। राजस्थानी में हो गए मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार और प्रहलाद सिंह। बताओ याद हो गया ये? अरे गगन गिल, गौरव पांडे, देवेंद्र कुमार याद नहीं हुआ? ईस्टर्न किरे के वैशाली, और उसके बाद अपने नंदिनी सेन गुप्ता। इंग्लिश वाले याद हो गए। अब राजस्थान वाले तो करने ही पड़ेंगे, जब हिंदी इंग्लिश के कर लिए तो राजस्थान वाले क्यों नहीं याद करोगे? राजस्थान वाले भी याद करो। मुकुट मणिराज, मुकुट मणिराज, और उसके बाद में सोनाली सुथार, मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार, प्रहलाद सिंह। मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार, मुकुट मणिराज, सोनाली सुथार और प्रहलाद सिंह। मुकुट मणिराज की रचना कौन सी थी? गांव और अम्मा, गांव और अम्मा। और सोनाली सुथार की शुद्ध सोधू जगे आंगणों, जगे आंगणों, जगे आंगणों। तो आंगणों किसकी? सोनाली सुथार की। आंगणों किसकी? सोनाली सुथार की। प्रहलाद सिंह की तो बड़ी मस्त है, म्हारी ढाणी झोरडा। प्रहलाद सिंह म्हारी ढाणी झोरडा है। क्लियर? ये आपके तीनों साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए। बताओ याद हो गया क्या? अरे हो गया क्या है? भद्रेश दास जी को कौन सा दिया गया था? बताओ, भद्रेश दास जी को कौन सा दिया गया था? राम भद्राचार्य को कौन सा दिया गया था? है? विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा दिया गया था? याद है? भूल गया है? चले आगे, आगे देखो। अब आ जाओ, यहां देखिए, मिस इंडिया 2024 अंतिम पड़ाव की ओर है क्लास अपनी। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को दिया गया। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल फिल्म तिरुचित्रम, तिरुचित्रमवलम के लिए नित्या मेनन को, नित्या मेनन को। और अभिनेत्री के 2 पुरस्कार दिए, एक मानसी पारेख को दिए गए थे। नित्या मेनन और मानसी पारेख, नित्या मेनन और मानसी पारेख, नित्या मेनन और मानसी पारेख, नित्या मेनन और मानसी पारेख। देखो, जो मूवी के अंदर इंटरेस्ट रखता है ना, उनको वो चीजें याद हो जाती हैं, है ना। जो खेल में रखता है तो खेल वाली चीजें याद रह जाती है। मेरे क्या है कि थोड़ा समय इसमें ये कम ही देखता हूँ ये मूवी वगैरह, तो मुझे ये चीजें हार्ड लगती हैं। ये खेल वाले में बहुत इंटरेस्ट लगता हूँ, तो वो मेरे याद हो जाती हैं सारी चीजें, है ना, पढ़ते ही देखते ही, है ना। तो वही बात है भाई, नाम आ जाए। अब ऋषभ शेट्टी को जो जानता है तो वो तो याद कर लेगा कि हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया? ऋषभ शेट्टी को दिया गया, फिल्म कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख। तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, यानी 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आपको नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी। और अभिनेत्री में नित्या मेनन और मानसी पारेख, नित्या मेनन और मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? मलयालम फिल्म आट्टम, आट्टम, मलयालम फिल्म आट्टम, आट्टम, आट्टम। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आट्टम, ऋषभ शेट्टी और नित्या मेनन और मानसी पारेख, नित्या मेनन और मानसी पारेख। याद रह जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियां कौन है? 2 हैं, नित्या मेनन और मानसी पारेख। अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? आट्टम। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने नंबर के? 70वें। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो वो आपके ऋषभ शेट्टी हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? आट्टम। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी थी? क्योंकि ये तो मलयालम थी। हिंदी कौन सी थी? गुलमोहर। कौन सी? गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक कौन है? AR रहमान है। इनको तो आप जानते होंगे, AR रहमान, AR रहमान। और सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है? अरिजीत सिंह। इन्हीं अरिजीत सिंह को अभी पद्मश्री भी दिया गया था। जो पीछे वाले जो पद्मश्री है ना 113, उनमें अरिजीत सिंह का नाम भी था। ये गायक हैं ये, तो इनको सर्वश्रेष्ठ गायक का। और इसलिए मैंने बताया था ना कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में याद हो जाएगा क्या? अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। अभिनेता कौन है? ऋषभ शेट्टी। कौन सी फिल्म के लिए? कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो मलयालम फिल्म आट्टम। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक AR रहमान। और सर्वश्रेष्ठ गायक कौन है? अरिजीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक कौन है? सूरज बड़जात्या। सूरज बड़जात्या, सूरज
बड़जात्या, सूरज बड़जात्या, और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रीपत। अब क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। अब इधर एक पुरस्कार और है, वो भी आप पूरा कर लो। ये तो हमने कर लिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये अपनी किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको, और बाकी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे, चिंता मत करना। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, 22 अक्टूबर 2024 को ये पुरस्कार दिए गए थे। पुरस्कार 23 के हैं, लेकिन पुरस्कार 24 में दिए गए हैं, अक्टूबर 24 में दिए गए, इसका मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, 38 विजेताओं को दिया गया था। ये इसमें 9 श्रेणी होती है, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ, मतलब ये है क्या, जल पुरस्कार है। ये जल के क्षेत्र में काम करने वाली ये 9 श्रेणियां हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, ठीक है ना। इस तरह से इनकी 9 कैटेगरियां हैं, जिनमें कुछ कैटेगरी अपने को याद करनी है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी ओडिशा है, इंपॉर्टेंट है ये, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी ओडिशा, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी कौन सी है, ओडिशा। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन सा, सूरत गुजरात, सूरत गुजरात। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी, यहां जिला श्रेणी में 5 श्रेणियां देते हैं वो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। देखो यहां पर उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर और पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण मतलब दक्षिणी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला दिया गया विशाखापट्टनम को। दक्षिणी क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी का पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में, वो विशाखापट्टनम में। उत्तरी में संयुक्त रूप से दिया गया, एक जम्मू कश्मीर का है गांधरबल और एक यूपी का बांदा। दक्षिण में तो विशाखापट्टनम, और उत्तर के अंदर फिर बाद में 2 संयुक्त रूप से, एक जम्मू कश्मीर का है गांधरबल और एक आपका यूपी का है बांदा। तो गांधरबल और बांदा इन दोनों का संयुक्त रूप से दिया गया। उत्तर पूर्व में गलाई त्रिपुरा, उत्तर पूर्व में वो आपके 7-8 राज्य आते हैं, उनकी बात हो रही है। पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर एमपी, और पूर्वी क्षेत्र में बोलांगीर ओडिशा। देखो दिख रहा होगा आपको भाई, ये दक्षिण में पड़ता है आंध्र प्रदेश, ये उत्तर में है देखो यूपी जम्मू कश्मीर, ये पूर्वोत्तर है अपने त्रिपुरा, इधर एमपी पश्चिम में पड़ता है, और पूर्व में आपके ये ओडिशा पड़ता है। तो ये अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इसमें राजस्थान का कोई जिला शामिल नहीं है, एक चीज तो याद रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये आपके क्या है, श्रेणियां। फिर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया था पुल्लमपारा को। किसको, पुल्लमपारा को। यह ग्राम पंचायत है तिरुवनंतपुरम जिले की और केरल राज्य में, केरल राज्य में। अपने लिए इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि इसका संबंध राजस्थान में। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी का जो पुरस्कार मिला वो मिला, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है वो मिला है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर, सीकर की स्कूल है एक अपर प्राइमरी, जेठवान का बास, उसको मिला है सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी। मतलब इसमें स्कूल भी ले सकते हैं और कॉलेज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी है। इसके अलावा एक और होता है कि स्कूल और कॉलेज के अलावा कोई संस्था हो, उसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो राजस्थान की स्कूल को दिया गया है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जेठवान का बास सीकर। याद हो जाएगा क्या भाई। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो वो ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय कौन सा है, तो वो आपका सूरत है। सर्वश्रेष्ठ जिला पूछ ले तो अलग अलग कैटेगरी है, दक्षिण में विशाखापट्टनम हो गया, उत्तर में गांधरबल और बांदा हो गया जो संयुक्त रूप से दिया गया था, पश्चिम में अपने इंदौर हो गया, पूर्व के अंदर है बोलांगीर हो गया, उत्तर पूर्व में घलाई हो गया, है ना। और ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ है पुल्लमपारा। ये आपके भाई राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, क्लियर। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अपन आगे करेंगे। ओके, धन्यवाद।